हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं पार्ट 1 इन सितंबर 2023 का इंटरनेशनल रिलेशंस। होपफुली गाइस आपने पॉलिटी की सारी वीडियोस चेक कर ली होंगी। 2 पार्ट्स हैं, आपको उसमें पूरा आपको पॉलिटी विद शॉर्ट्स मिलेगा। तो गाइस रिवाइज इट वेल, है ना, बिकॉज हर एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और हर एक टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। और विजन की जो मंथली मैगजीन है बहुत अच्छी करंट अफेयर मैगजीन है, जिसको आपको अच्छे से कराया भी जा रहा है डिटेल में। तो गाइज आज का जो टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस का पहला टॉपिक इंडिया एंड G20 के बारे में है। ठीक है, आपको पता ही है रिसेंटली G20 समिट भी हुई। तो पहली बार फर्स्ट टाइम न्यू दिल्ली में हुई G20 समिट, है ना। इंडिया ने इसकी प्रेसिडेंसी को संभाला। इसका थीम भी अच्छी तरह याद होगा। जगह जगह आपने, अगर दिल्ली में अगर आप रहते हो तो वहाँ बहुत सारे पोस्टर्स आपने देखे होंगे, वसुदेव कुटुंबकम के, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, है ना। G20 के लिए एक चीज़ याद रखो, 1999 में आया था। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बनाया गया था। इसमें ग्लोबल इकोनॉमिक फाइनेंशियल इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, अब ना इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उसके लिए गाइस निमोनिक है, जो कि मैंने नहीं बनाया है, ऑलरेडी मेंशन है इंटरनेट में, आपको गूगल सर्च पे मिल जाएगा। बट एटलीस्ट होना चाहिए था, तो मैंने इसलिए निमोनिक डाल दिया ताकि आपको G20 कंट्रीज सारी याद हो जाए। देखो निमोनिक क्या है, गुरु जी सीता अब SSC FCI में काम करती है। ठीक है, अब देखो जी से क्या हो गया, जी से कौन सी कंट्री आ गई, जी से आपकी जो कंट्री आ गई वो जर्मनी आ गई। ठीक है, यू से यूएस आ गया, आर से रशिया आ गया, यू से यूके आ गया, जे से जापान, आई से इंडिया। ठीक है, एस से साउथ अफ्रीका ले लो, आई से इटली ले लो, टी से टर्की ले लो, ए से ऑस्ट्रेलिया, ए से फिर आपका अर्जेंटीना है। ठीक है, बी से ब्राज़ील है। एस से फिर आप एक और ले सकते हो, सऊदी अरेबिया ले लो। ठीक है, एक एस से साउथ कोरिया ले लो। सी से कनाडा ले लो। एफ से आप फ्रांस ले लो। फिर सी से चाइना ले लो। आई से फिर आप एक आपका इंडिया हो गया है, इटली हो गया है, FCI, तो मैंने शायद आपको इटली इंडोनेशिया ले लो। ठीक है, एम से आपका फिर उसके बाद मैक्सिको है। ठीक है, ई से फिर आपका आ जाएगा यूरोपियन यूनियन। ठीक है, के से फिर आपका काम करती है, तो ये आपका इसमें एक निमोनिक को रन करने के लिए लिखा गया है। तो दिस इज़ हाउ गाइज यू कैन रिवाइज दीज 20 कंट्रीज। कभी भी पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसीलिए निमोनिक कराया गया है, क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है कि फॉलोइंग स्टेट में से या फॉलोइंग जो आपके पार्ट्स हैं उसमें से कौन सी कंट्री G20 का पार्ट नहीं है। तो अगर ये निमोनिक आपको याद रह गया तो फिर आप कभी गलती करके नहीं आओगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसके अलावा आप देखो G20 समिट के ना की आउटकम्स पे नज़र डालते हैं कि क्या थे। देखो सबसे पहले जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ और यहीं पे एक लॉन्च हुआ GBA। अब GBA को समझ लो, GBA था क्या। देखो GBA का मतलब है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, क्योंकि हमारी अब कोशिश है कि बायोफ्यूल्स के कंजम्पशन को इंक्रीज किया जाए, इसीलिए बनाया गया है। उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, इंडिया ईस्ट मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर साइन हुआ, फॉर्मल इंक्लूजन हुआ। तो अब G20 जो है वो G21 बन चुका है, याद रखना। अफ्रीकन यूनियन भी इसका पार्ट बन गया है। तो निमोनिक में इसीलिए अफ्रीकन यूनियन भी आया हुआ था, बी वेरी क्लियर अबाउट इट। जो G20 G21 में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने G20 सैटेलाइट मिशन को लॉन्च किया इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन के लिए, जिसका यही है कि भाई ग्लोबल साउथ को भी हेल्प की जाए। ठीक है, जितनी भी कंट्रीज आपके साउथ वाले पार्ट में आती हैं उनकी बात की जा रही है। ग्लोबल साउथ में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ग्लोबल नॉर्थ है, ग्लोबल साउथ है, तो ग्लोबल साउथ में जितनी भी आपकी कंट्रीज़ हैं वो बेसिकली आपको हेल्प करें और उनको भी डेवलप उसमें लेकर आया जाए। देखो ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से हम ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है गाइस। ठीक है, अब देखो उसके बाद ना हमने क्रिप्टो असेट्स पे भी बात करी। अच्छा, ग्लोबल साउथ में कई बार बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं आप बता दूं आपको, ब्राज़ील है एक आपकी कंट्री। ठीक है, चाइना है, पाकिस्तान है, इंडिया है, ये सारी कंट्रीज गाइस आपके, इंडोनेशिया है, नाइजीरिया है, मैक्सिको है, ये सारी ग्लोबल साउथ का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें ये भी बोला गया कि भाई ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी रिस्पेक्टिवली हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब G20 समिट का सिग्निफिकेंस क्या है, इसके होने के फ़ायदे क्या हैं, इसके होने की ज़रूरत क्या है। देखो सबसे पहली बात, जिस वजह से ये बनाया गया था, अब कई सारे मैटर्स इस पे आके हम डिस्कस करते हैं, कैसा प्लेटफॉर्म बन चुका है ये, कि इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल रेगुलेशन, क्राइसिस को कैसे प्रिवेंशन किया जाए, मैनेजमेंट, ये सारी बातें।
ग्लोबल डेवलपमेंट चैलेंजेस को भी एड्रेस करता है, जैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ क्राइसिस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्राइसिस है, ये सारी चीज़ें। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाए तो इस समिट हुई 2014 में ब्रिस्बेन के अंदर। G20 लीडर्स ने बोला कि अब हम जेंडर गैप को लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में रिड्यूस करेंगे बाय 25% 2025 तक। इसीलिए इसको 25x25 गोल भी बोला जाता है। बी वेरी क्लियर, अगर पेपर में आ जाए 25x25 गोल क्या है तो बिल्कुल क्लियर रहना, ये बात की जा रही है जेंडर गैप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को 2025 तक 25% हमें रिड्यूस करना है। उसके बाद बायलैटरल टाइज को रिकास्ट करने की बात की गई कि भाई समिट में साइडलाइन किया जाएगा, एक नया इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स तैयार किए जाएंगे, इसके बारे में सिग्निफिकेंस है इसका। अच्छा, इंडिया में G20 की प्रायोरिटीज़ क्या हैं? तो हम ग्रीन लाइफ, हम मिशन लाइफ की बात कर रहे हैं। लास्ट ईयर आई हैव डिस्कस दिस थिंग इन दिवाली ओनली, कि भाई तो मैंने इसमें रिलेटेड शॉर्ट भी बना रखा है। आपको पता ही मिशन लाइफ, थोड़ा वो शॉर्ट भी देख लेना, कुछ याद हो जाएगा। SDG गोल्स तक हमें पहुंचना है, वुमेन लेड डेवलपमेंट करना है। तभी हमने देखो पॉलिटी में इस बारी क्या पढ़ा कि हमें जो आपके 1/3 सीट्स हैं वो वुमेन को मिलनी चाहिए इन दी आपका लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद देखो अब G20 कंट्रीज़ के पास चैलेंजेस क्या हैं, तो आपको बिल्कुल टिप्स पे पता होने चाहिए। तो इनके चैलेंजेस जो है वो कौन कौन से हैं? पहला चैलेंज है डाइवर्जेंट इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज अमंग मेंबर कंट्रीज। जितनी जितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं सबकी डाइवर्जेंट थॉट्स हैं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, जिसकी वजह से कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिल पा रहा है जिससे कंसेंसस मिल पाए, है ना। तो कोहेरेंट अप्रोच की ज़रूरत है, बट कोशिश की जा रही है, बट एक प्रॉब्लम है। उसके बाद लैक ऑफ इफेक्टिव पावर। G20 के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, तो कैसे आपको बात बनेगी? अगर इसके जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात करते हो तो देखो जितनी भी G20 कंट्रीज़ हैं उनमें इतना कोऑपरेशन नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे कंसेंसस नहीं आ पाता है। और उसके बाद इनएडिक्वेट रिस्पांस है ग्लोबल चैलेंजेस के पीछे। क्लाइमेट चेंज, इनइक्वालिटी, ये सब चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं। अकाउंटेबिलिटी बहुत लिमिटेड है, ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी है, कि बहुत सारी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं पब्लिक स्क्रूटनी में, अकाउंटेबिलिटी में। उसके बाद सारी कंट्रीज़ का प्रोटेक्शनिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ट्रेड टेंशन्स बहुत ज़्यादा हैं आपस में, खुल के ओपन तरीके से आपका ट्रेड नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो वे फॉरवर्ड में ये बोला जा रहा है कि भैया इंक्लूसिविटी की बहुत ज़रूरत है, कि जितने भी नॉन मेंबर स्टेट हैं वो पहुँचें, और नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं, उनकी वॉइस बहुत ज़रूरी है कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। उसके बाद इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सबसे यार अपने सॉल्व ही नहीं करोगे तो कहाँ से आप एक कलेक्टिव एक्शन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्लेटफॉर्म आप बना के बैठे हो, और अल्टीमेटली यू आर लूजिंग द पर्पस, है ना। फिर उसके बाद इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, स्विफ्ट एक्शन नहीं है, फिर सस्टेनेबल बेसिस पे आप चीज़ों को कलेक्टिवली मैनर में कर भी नहीं रहे हो, तो जिसकी वजह से सारे के सारे चीज़ें हैं, और इसको इस तरह से करना पड़ेगा, कॉन्टीन्यूटी में लेकर आना पड़ेगा। तो आई हैव टोल्ड यू द रीजंस, चैलेंजेस बताए मैंने आपको, उसको करना कैसे है वो भी बात कर लिया हमने। अच्छा, इसके कुछ की हाइलाइट्स हैं यहाँ पर दे रखे हैं। अब हम सीधा गाइस चलते हैं इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर, जिसका हमने बोला कि इस बार इंडिया ने की आउटकम्स के तौर पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है। अब देखो इनमें ना समझ लो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कहाँ से कहाँ जा रहा है। देखो ग्रीस का पायरसिस, उसके बाद हैफा इसराइल का, सऊदी अरेबिया का अल-हिदा, रियाद, हरात, जबल, ये सारे के सारे मुंबई तक, ये पूरा ऐसे कॉरिडोर जा रहा है। कंट्रीज़ के नाम प्लीज़ याद रखना, बीच में क्या क्या आ रहे हैं। साइन हुआ ये इंडिया, US, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज़ के बीच में ये साइन हुआ, ठीक है। उसके बाद अब इसमें क्या है, ये है किस तरह का कॉरिडोर? देखो ये रेल रोड कॉरिडोर है, शिप टू रेल नेटवर्क्स हैं, रोड भी है, सी भी है, रोड ट्रांसपोर्ट भी है। अब ना इसमें क्या है, देखो इसका जो ईस्ट कॉरिडोर है ना वो इंडिया को अरेबियन गल्फ से कनेक्ट करेगा, और नदर्न कॉरिडोर है वो एरियन गल्फ को, अरेबियन गल्फ को सॉरी, वो यूरोप से कनेक्ट करेगा। अब इससे फ़ायदा क्या है? देखो सबसे पहली बात, एक रिलायबल कॉस्ट इफेक्टिव क्रॉस बॉर्डर आपका गुड्स एंड सर्विसेज आराम से पहुंच पाएंगी। किनके बीच में? इंडिया, UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इसराइल और यूरोप के बीच में। अच्छा, रेलवे रूट के साथ साथ पार्टिसिपेंट केबल लाइंस भी बिछा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिजिटल कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं, पाइप भी बिछा सकते हैं, जिससे कि क्लीन हाइड्रोजन भी एक्सपोर्ट की जा सकती है। अच्छा, इसी प्रोजेक्ट के थ्रू क्या करा गया है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट भी बनाया गया है। तो जो आपका PGII है इसको अनाउंस किया 2021 में G7 समिट में UK के अंदर, और ये काउंटर है बेसिकली चाइना के बेल्ट रोड इकोनॉमिक कॉरिडोर का।
तो याद रखो, ये इम्पॉर्टेंट क्लू है आपके लिए। वेन एवर यू आर राइटिंग द फॉरेन रिलेशन, दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोटेक्ट द इंडिया स्टैंड एज वेल। कि जो PGII है, बोले तो पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इसको 2021 में अनाउंस किया गया था G7 नेशंस ने, और ये काउंटर है किस चीज़ का, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। अच्छा, इस जो IMEC का जो ये आपका मेमोरेंडम साइन हुआ है, इसके लिए इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस है, लाइक फॉर इंडिया वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहली बात, ये हमारा यूरोप के साथ जो ट्रेड है ना, उसको 40% और स्पीड अप कर देगा, हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम कर देगा, हमारा जो एक्ट वेस्ट पॉलिसी है, मुंबई वाला जो तरफ से हमारा जो पॉलिसी है, उसको बूस्ट पड़ेगा। हमारी एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, वो हमने आसियान रीजन्स के साथ कर रखी है, यहाँ का मेमोरेंडम साइन करके हम एक्ट वेस्ट पॉलिसी को अपनी बूस्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखो सबसे पहला सिग्निफिकेंस है क्रूशल माइलस्टोन इन द शिफ्ट ऑफ ग्लोबल ऑर्डर टुवर्ड्स यूरेशिया। आप सभी जानते हो कि इस समय जो US का, यूरोप का कमिटमेंट है, वो इंडिया, सऊदी अरेबिया, UAE की तरफ है, क्योंकि बहुत ही बैलेंस्ड और इंटरकनेक्टेड यूरेशियन ऑर्डर है। आप जानते हैं यूरोप और एशिया का कितना बड़ा कनेक्शन है, इसीलिए क्योंकि कई सारे डायमेंशन चेंज हो रही है। दूसरा, ट्रेड फैसिलिटेशन एंड एक्सेसिबिलिटी को भी देखना है, हमें ट्रेड कॉस्ट को कम करना है, मार्केट एक्सेस अगर लेना है, और हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को अगर इंकरेज करना है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप एक कॉरिडोर बिछा रहे हो और वहाँ पर आपको इतना मिल रहा है। अच्छा, इकोनॉमिक यूनिटी मिल जाएगी, रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी एनर्जी सप्लाई, लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा आपका, फिर डिप्लोमेटिक कोलैबोरेशन भी हो जाएगा, आपके टाइज अच्छे होंगे, इकोनॉमिक टाइज होंगे, तो उससे आपका काउंटर टेररिज्म पे बात कर सकते हो आप, आपका रीजनल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। दूसरा, सप्लाई चेन जो है आपकी, वो आपकी रिजिलियंट होती जाएगी, उसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट करके देगा, ये एनर्जी ग्रिड्स को ये कम आपका काफ़ी एक्सपेंड करेगा, है ना, टेली कम्युनिकेशन को करेगा, और इंटरनेट एक्सेस को सभी को इम्प्रूव करके देगा। अच्छा, चैलेंजेस क्या क्या है ये भी हम देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला चैलेंज है कॉम्प्लेक्स जियो पॉलिटिक्स ऑफ द रीजन, यानी जो एक कॉरिडोर है, इसमें डाइवर्स नेशंस हैं जिनके अलग अलग पॉलिटिकल डायनेमिक्स हैं, अनसर्टिनिटी है इनमें। सऊदी अरेबिया में देखो, आप इसराइल में देखो, बहुत ज़्यादा इनके रिलेशंस हैम्पर होते रहे हैं, चैलेंजेस हैं, और आप जानते ही वो इसी कॉरिडोर से दोनों कंट्रीज़ के गुजर रहे हैं। अब आप अभी जब हम पढ़ रहे हैं इस समय, तो 7 अक्टूबर को ऑलरेडी इसराइल में हमास ने कर दिया है, फायरिंग शुरू कर दी है, अब वहाँ पे ऑलरेडी वॉर चल रही है। तो आप देखो, ये सब चीज़ें रुकावट बन जाती हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। तो देखो, अल्टीमेटली इंडिया, मतलब लोग मुझसे पूछते थे इंडिया सफरिंग होगा, इंडिया में सफ़र करेगा क्या, डेफिनेटली करेगा यार। वर्ल्ड के किसी भी कोने में अगर कुछ होगा तो वो आपको असर ज़रूर करेगा। उसके बाद एग्जिस्टिंग राइवलरीज, देखो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर हमारा चाइना खड़ा है, उसके डाइवर्ट ट्रेड एंड अलग अलग उसने बना रखे हैं, कॉरिडोर्स क्रिएट करे हुए हैं। तो IMEC ठीक है, एक ऑल्टरनेटिव लैंड रूट है, और हमारे पास एक पोटेंशियल थ्रेट हमारा इजिप्ट की डोमिनेंस से आ सकता है, क्योंकि डाइवर्टिंग ट्रेड अवे फ्रॉम द स्वेज लेन, तो ये उसको स्वेज कैनाल से काफ़ी वो है, तो वो भी फैक्टर है। लॉजिस्टिकल चैलेंज इसलिए क्योंकि बहुत सारी जो मल्टीपल कंट्रीज़ हैं उनके पास मल्टी मॉडल नेटवर्क है, डाइवर्स जोग्राफिकल टेरेन्स में, और उसके अलग अलग रेगुलेटरी प्रोसीजर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेबिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से एक चैलेंज है। सिक्योरिटी कंसर्न की बात करोगे तो बड़े सारे थ्रेट्स हैं, टेररिज्म को लेके, कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके, मल्टी मॉडल रूट्स को लेके, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को लेके, ये सारे क्राइसिस हैं। वे फॉरवर्ड में इसीलिए बोला जाता है कि डिप्लोमेटिक डायलॉग बहुत ज़रूरी है, और हार्मोनाइज करने की ज़रूरत है। कस्टम जितने भी प्रोसीजर्स हैं उसको हार्मोनाइज करो आप, उसकी ना फाइनेंशियल कनेक्टिविटी को इन्हांस कर दो, उसका डिफेंस, उसका क्रिएटिंग जॉइंट इनिशिएटिव टू काउंटर सिक्योरिटी रिस्क, ये सब काउंटर करने की ज़रूरत है, और इन्वेस्टमेंट मल्टी स्टेक होल्डर्स से लेकर आने की ज़रूरत है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इज़ अफ्रीकन यूनियन, अ परमानेंट मेंबर ऑफ द G20। देखो, अफ्रीकन यूनियन इस बारी सेकेंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बना है G20 का पार्ट, और हम सभी जानते हैं अब G21 हो चुका है। अफ्रीकन यूनियन के बारे में गाइस जान लो, इसका हेडक्वार्टर्स एडिस अबाबा इथोपिया में है, कॉन्टिनेंटल बॉडी है, 55 मेंबर स्टेट्स हैं। 2002 में इसको लॉन्च किया गया था, सक्सेसर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन की। अब इसका सिग्निफिकेंस एंड ऑल ये सब देख लें, उसके बाद आपको पता चलेगा। यहाँ पर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस पे आ जाओ, अब आपको पता नहीं सारे एग्रीमेंट हुए हैं, G20 का ही हम सब सारा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ग्लोबल बायोफ्यूल में मैंने आपको बताया है, इसमें सिंगापुर है, लॉन्च बाय इंडिया अलॉन्ग विद द लीडर्स ऑफ सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, USA, जर्मनी, जर्मनी, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस एंड UAE। सेंट्रल रिपोजिटरी अलायंस है, और अल्टीमेटली देखो ये जो आपको फ़ायदा क्या देगी,
देखो इससे इंडिया को फ़ायदा तो ये है कि भाई इंडिया के बायोफ्यूल इनिशिएटिव हैं, पीएम जीवन योजना, सतत गोवर्धन स्कीम, इसको मिलेगा फ़ायदा। हमारे फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, उनकी जॉब्स क्रिएट होंगी, हमारे पास ऑयल का डिपेंडेंस कम होगा। हमारे नेशनल टारगेट जो है, हम चाहते हैं अपना बायोफ्यूल टारगेट हमने रखा है कि हम 20% इथनॉल ब्लेंडिंग करेंगे 2025-26 तक। हमारे पास इंडियन इंडस्ट्रीज में एडिशनल अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। ये तो देखो हमें फ़ायदा है। दूसरा, प्रेजेंट जीबीए मेंबर कंट्रीज़ में क्या है, देखो 7 G20 कंट्रीज़ है जो जीबीए मेंबर्स हैं, 4 G20 इन्वाइटी कंट्रीज़ हैं, 8 नॉन G20 कंट्रीज़ हैं, 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसका पार्ट हैं, ठीक है। अब इसके देखो फ़ायदा क्या होता है, देखो एक मार्केट डेवलप करनी है बायोफ्यूल की, क्योंकि आप चाहते हो इको फ्यूल बनाने को, अगर चाहते हो आप इन्वायरमेंटल फ्री रहे, और उसमें तो आपको डिमांड सप्लाई मैपिंग करने के लिए ज़रूरत है। दूसरा, आपके रोबस्ट स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करने के लिए कि वो स्टैंडर्ड तक भी बन पाए, तो उसके बाद यू नीड क्लाइमेट एफर्ट्स यार। आपको 2030 तक एक आपने सस्टेनेबल बायोफ्यूल प्रोडक्शन को कहा है, आपकी नीड बन चुकी है। फिर आप अगर नेट जीरो इमिशन बाय 2050 तक चाहते हो, तो उसको ट्रैक आउट करने के लिए अभी आपको कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, एंड दिस इज़ वन ऑफ द इनिशिएटिव जहाँ बायोफ्यूल वाला काम होगा। फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर को डीकार्बोनाइज करना है, जो 1/3 आपका जो 1/4 GH ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको आप ख़त्म करना चाहते हो, है ना। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सबसे ज़्यादा आप ग्रीन हाउस गैस आ रहा है, तो उसको डीकार्बोनाइज करना है। फिर अवेयरनेस क्रिएट करनी है, क्योंकि देखो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को तोड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए बायोफ्यूल्स का अवेयर बहुत ज़रूरी है। फिर ग्लोबल बायो जो आपके फ्यूल अलाइंस है, इसमें चैलेंजेस क्या हैं, एक तो कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है। फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डेवलपिंग कंट्रीज़ को कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती हैं, जो पॉलिटिकल कंटेस्टेशंस की प्रॉब्लम है, ग्रोथ बहुत स्लो है, प्रोडक्शन रिलेटेड चैलेंजेस का क्राइसिस है ना। उसके बाद कंक्लूडिंग फॉर्म में क्या बोला है कि द लाइन्स विल हैव टू डेवलप सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म प्लान्स, इनोवेशन को फॉस्टर करना, रिजॉल्व करना सप्लाई चेन इशूज, ये सारा है ना, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इंडिया एज अ ग्लोबल यूनिफायर गाइज हम नेक्स्ट टॉपिक से करेंगे। आज के लिए गाइज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस तक पूरा G20 मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, कौन कौन से साइंस सिग्नेचर्स हुए हैं, क्या आउटकम्स थे, ये दिमाग में आप ज़रूर रखना, ठीक है। सो गाइज कल मिलते हैं दूसरे आपके टॉपिक्स के साथ, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस के। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।